हेलो साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश शाह। आज व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीरीज़ हमारी A6 चल रही है और उसमें है पार्ट 4। आज पार्ट 4 ले रहे हैं और टॉपिक है हमारा पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न्स टू स्केल। पार्ट 3 में हमने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम देखा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि अल्पकाल से संबंधित था। आज ले रहे हैं हम पैमाने की प्रतिफल, जो कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है, अर्थात दीर्घकाल से संबंधित है। जब भी पैमाना शब्द आ जाता है, हमें ध्यान रखना है कि हम दीर्घकाल की बात कर रहे हैं। दीर्घकाल किसे कहते हैं? समय की लंबी अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता, क्योंकि समय की लंबी अवधि है। यदि फॉरेन से वस्तु की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है तो हम नया प्लांट लगा सकते हैं, नई मशीनरी लगा सकते हैं, सारे साधन लगा सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता, सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। अब बात करेंगे पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं। तो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में, ये शर्त है, इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज करना है। सभी साधनों को समान अनुपात में परिवर्तित करने पर उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्पादन पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन पैमाने के प्रतिफल में करते हैं। इसे पैमाने के प्रतिफल क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी साधनों को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन का पैमाना बदल जाता है। इस कारण से इसे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। देखिए, पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित हैं। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में परिवर्तित किया जाता है। कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता है। साधनों को समान अनुपात में परिवर्तित करके उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव, उत्पादन पर क्या प्रभाव होता है, पैमाने के प्रतिफल में देखा जाता है। इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें भी 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे हमने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाएं पढ़ी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, है ना। इसी प्रकार से पैमाने के प्रतिफल की भी 3 अवस्थाएं हैं। इसको हम टेबल और डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले हम टेबल देखते हैं। यहाँ पर साधनों का पैमाना लिया है। हम यहाँ पर 2 श्रमिक, L मतलब लेबर के लिए मैंने L लिखा है और पूंजी की इकाइयों के लिए मैंने K लिखा है। प्रथम क्रम में देखिए आप, 2 श्रमिक और 1 मशीन यदि हम लगाते हैं तो 200 इकाई का कुल उत्पादन होता है। तो इनका अनुपात क्या हो गया? 2:1 और 200 का कुल उत्पादन हुआ और यहाँ सीमांत उत्पादन भी ये 200 है। इससे पहले कोई उत्पादन नहीं है, 0 उत्पादन है। अब इनको हमने डबल कर दिया, 2 से 4, 1 से 2 कर दिया। अनुपात देखिए 2:1, समान अनुपात शब्द यहाँ आया था। 2:1 ही है ना। लेकिन इनको डबल करने से उत्पादन 2 गुने से भी ज़्यादा बढ़ गया है। 200 से 400 नहीं हुआ है, 500 हो गया। साधनों को तो 2 गुना कर दिया हमने, लेकिन उत्पादन 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया। इसी तरह इसको यदि 3 गुना कर दिया जाए, 6 लेबर 3 मशीन कर दें, तो इनका अनुपात तो 2:1 है, लेकिन ये 3 गुने में तो 600 होना चाहिए, 900 हो गया है। अर्थात उसके 3 गुने से भी ज़्यादा बढ़ गया। हम ये देख रहे हैं कि कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। यदि मैं इससे सीमांत निकालूं तो 200 से 500 300 का गैप आया, 500 से 900 में 400 का गैप है। तो सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है। जब भी सीमांत बढ़ता है तो कुल जो है ना वो बढ़ती दर से बढ़ता है। तो यहाँ पर ये पूरी स्टेज को हमने लिखा है वर्धमान प्रतिफल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, है ना। अब यहाँ पे दूसरी स्टेज ले लेते हैं। दूसरी स्टेज में आप देखिए, यहीं से हम कंटिन्यू चल रहे हैं
6 के बाद हमने 8 लेबर और 4 मशीन कर दिया। यहाँ अनुपात 2:1 ही है, लेकिन जैसे ये 500 से 900, 400 बढ़ा ना, ये 400, 900 से 1300, 400 ही बढ़ा, फिर 400 बढ़ा, फिर 400 ही बढ़ा, जबकि साधन उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं जो यहाँ बढ़ रहे थे, और उत्पादन उतना कांस्टेंट रेट से कुल उत्पादन बढ़ रहा है, अर्थात सीमांत स्थिर है। तो दूसरी जो स्टेज है ना, कुल उत्पादन स्थिर दर से बढ़ रहा है, या हम ये कहें कि सीमांत उत्पादन स्थिर है, तो ये स्थिर प्रतिफल कहलाते हैं। पैमाने के स्थिर प्रतिफल, ये पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, क्योंकि यहाँ सीमांत बढ़ रहा है या कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। यहाँ सीमांत स्थिर है, अर्थात कुल उत्पादन स्थिर दर से बढ़ रहा है। अब तीसरी स्टेज देखिए, उसी क्रम को हमने आगे बढ़ाया है और हमने लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी बढ़ाई है। 14 लेबर और 7 कैपिटल कर दिया, फिर 16, 18, इधर 8 और 9, इनका आपस का रेशो आप देख लीजिए, 2:1 ही है ना। अनुपात जो है वो स्थिर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये 400 बढ़ रहा था, ये 2100 से 2400 पे गए तो 300 बढ़ा, फिर 2600 200 बढ़ा, फिर 2700 100 बढ़ा, है ना। हम देख रहे हैं कि बढ़ तो रहा है उत्पादन, कुल उत्पादन बढ़ तो रहा है, लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है, अर्थात सीमांत उत्पादन घट रहा है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं ह्रासमान प्रतिफल या घटते प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल। हमने 3 भाग कर दिए हैं ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। इसको हमने एक छोटा सा डायग्राम हमारे दिमाग में फिट करने के लिए हमने एक ऐसे ही कर्व बना दिया, 3 स्टेज बना दी है। यहाँ एक्स अक्ष पर हमने साधनों का पैमाना लिया है और वाई अक्ष पर हमने सीमांत उत्पाद लिया है। ध्यान रखना, मैंने कुल उत्पाद नहीं लिया है, सीमांत उत्पाद लिया है। केवल रफ ड्राइंग किया है याद रखने के लिए कि प्रारंभ में प्रथम अवस्था में सीमांत बढ़ता है। तो ये जो स्टेज है, पहली स्टेज, ये वर्धमान प्रतिफल है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल या वर्धमान प्रतिफल। दूसरी स्टेज, और यदि हम पैमाना बढ़ाते हैं, अधिक साधन लगाते हैं, तो ये दूसरी स्टेज में स्थिर है। क्या? सीमांत उत्पाद स्थिर है, अर्थात कुल उत्पादन जो है वो स्थिर दर से बढ़ रहा है। और तीसरी स्टेज देखिए आप, ये तीसरी स्टेज में सीमांत गिर रहा है ना, अर्थात कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है। सीमांत घटने का मतलब है कुल उत्पादन बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल या घटते प्रतिफल। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन, तीनों अवस्थाओं की व्याख्या हमने यहाँ कर रखी है। प्रथम अवस्था किसे कहते हैं? पहली अवस्था में क्या होता है? जब उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है प्रारंभ में, तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से, ये व्याख्या तो अपने आप होगी। कैसे? अगर हमें ये टेबल ध्यान में है, अगर ही हमें ये डायग्राम ध्यान में है, तो हम व्याख्या तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? प्रथम अवस्था में जब प्रारंभ में उत्पादन के साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया जाता है तो टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, अर्थात एमपी बढ़ता है। अब इसको एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं सिंपल वे में। यदि सभी साधनों को, यदि हम इतना टेबल नहीं बनाए तो एक एग्जाम्पल से समझा दें कि यदि सभी साधनों को 10% बढ़ाया जाए और उत्पादन मोर देन 10%, 10% से भी अधिक बढ़ जाए, 15%, 20% उत्पादन अगर बढ़ जाता है, 10% से अधिक बढ़ना चाहिए उत्पादन, तो हम इसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि पहली अवस्था पार हो गई, हम साधन और बढ़ा रहे हैं। अब साधन बढ़ाने पर कुल उत्पादन स्थिर दर से बढ़ रहा है, अर्थात सीमांत उत्पाद स्थिर है। इसको एग्जाम्पल से कैसे बताएं? यदि सभी साधनों को 10% बढ़ाएं और उत्पादन भी 10% बढ़े। क्लियर हो गया? पहले वाले में क्या था? सभी साधनों को 10% बढ़ाएं और उत्पादन 15% बढ़ जाए, हम कहेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। दूसरी अवस्था में क्या है? सभी साधनों को 10% बढ़ाएं
और उत्पादन 10% ही बढ़े, अर्थात जितना साधन बढ़ाते हैं उतना ही उसी अनुपात में क्या उत्पादन बढ़े, तो इसे स्थिर प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। और तीसरी अवस्था जो है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल या घटते प्रतिफल। इसमें क्या होता है, यदि हम दूसरी अवस्था के बाद और साधनों को लगाते जाएंगे और साधनों को बढ़ाते जाएंगे तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ेगा और सीमांत उत्पादन जो है वो घटेगा। इसे घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, यदि सभी साधनों को 10% बढ़ाएं और उत्पादन 10% से कम बढ़े, मान लो उत्पादन 5% बढ़ा तो है, घटा नहीं है। साधनों को 10% बढ़ाया और उत्पादन 5% ही बढ़ा तो हम कहेंगे यह पैमाने के घटते प्रतिफल की अवस्था है। अब हम देखते हैं इन अवस्थाओं के कारण क्या हैं। इधर देखते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के कारण। ऐसा क्यों होता है कि ये प्रारंभ में बहुत स्पीड में क्यों बढ़ता है। जब हम उत्पादन प्रारंभ करते हैं तो ये बढ़ते प्रतिफल की अवस्था क्यों प्राप्त होती है। तो पहला कारण है श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण, है ना, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। कि जब श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाती है तो क्या होगा, हम विशिष्टीकरण करते हैं, श्रमिकों को विभाजित कर देते हैं कि इन लोगों को कंप्यूटर का काम अच्छा आता है, चलो इनको कंप्यूटर पे लगा देते हैं, इनको मशीन पर काम अच्छा आता है, इनको मशीनरी पर लगा देते, इनको पैकिंग का काम अच्छा आता है, इनको हम पैकिंग पर लगा देते हैं। इससे क्या होगा, जिस व्यक्ति को जो काम बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी कुशलता से कर सकता है, यदि उसको वही कार्य दिया जाए तो आउटपुट बहुत ज़्यादा होगा। मतलब उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी और पूरी एफिशिएंसी से वो उतना प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। इसलिए जब श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य दिया जाता है। इसे हम कहते हैं श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। ऐसा करने से उनकी पूरी एफिशिएंसी का कंट्रीब्यूशन होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरा है आकार की कुशलता। जैसे एक मशीन की कैपेसिटी 1000 लेबर की है ना, तो अब जैसे जैसे लेबर बढ़ते गए, मशीन बढ़ती गई, लार्ज साइज उनकी जो मशीनों में या साधनों में जो आधिक्य क्षमता होती है, एक्सेस कैपेसिटी होती है। कॉस्ट वाला कर्व जब चैप्टर आएगा तब हम देखेंगे कि LAC वक्र जो है दीर्घकालीन लागत वक्र यू आकार का होता है और उस पर हम बात करेंगे। वहाँ भी अतिरिक्त बाजार में भी अतिरिक्त क्षमता वाली बात टॉपिक वहाँ भी आएगा। तो जो आकार की कुशलता का मतलब होता है कि जब लार्ज साइज में हम प्रोडक्शन करते हैं, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं, तो जो साधनों की जो आधिक्य क्षमता है, अतिरिक्त क्षमता है, उनका पूरा उपयोग होने लगता है। इसलिए भी प्रतिफल बढ़ते हुए प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक बचतें या आंतरिक मितव्ययताएं, इंटरनल इकोनॉमीज। इसके बाद अगला जो है एक साथ हम बात करते हैं आंतरिक बचतें और दूसरा है बाह्य बचतें या बाह्य मितव्ययताएं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। क्या होता है आंतरिक और बाह्य, क्या होता है, देखिए आंतरिक का अर्थ होता है जब कोई फर्म अपने पैमाने का विस्तार करती है, अर्थात लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है। देखिए लार्ज स्केल पर जब भी प्रोडक्शन करते हैं ना, बहुत तरह के फ़ायदे होते हैं। क्या, एक तो हम जब रॉ मटेरियल लेंगे उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, हमें बल्क में हम खरीदते हैं ना तो हमें सस्ता मिल जाएगा, ये आंतरिक बचत हो गई कि कच्चा माल कम दामों में मिल गया। जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं, तो पर यूनिट जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो कम हो जाती है ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये हमको थोड़ी कम हो, बल्क में जब माल बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है ना, तो हमें कई तरह के फ़ायदे होते हैं। इसी प्रकार हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, फर्म की प्रबंधन कुशलता ये बढ़ती है। तो ये आंतरिक बचतें हैं और आंतरिक बचतें जो हैं वो केवल उस फर्म को ही प्राप्त होती है। आंतरिक बचतों का जो लाभ है वो केवल उस फर्म को ही प्राप्त होता है जो फर्म अपने पैमाने का विस्तार करती है। इसको आंतरिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फर्म के अंदर से उत्पन्न होती हैं। फर्म यदि पैमाने का विस्तार करेगी
तो फर्म को ये सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बाह्य बचतें, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ये क्या होता है? ये फर्म के द्वारा नहीं, पूरा एरिया है ना। जैसे हम बात करें इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत सारे उद्योग स्थापित हो गए हैं, सरकार ये सोचती है चलो यहाँ पर रोड बना दिया जाए, चलो यहाँ पर रेलवे लाइन डाल दी जाए ताकि मालगाड़ी वगैरह आसानी से आए, माल ले जाए, ले आए माल। यहाँ चलो एक बैंक खोल दी गई है, या यहाँ पर कोई मंडी स्थापित कर दी गई है। तो कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करने से बाहर की ओर से, सरकार की ओर से, बाहरी रिसोर्सेज से जो सुविधाएं दी जाती हैं, जिनके कारण हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती है, इसे हम कहते हैं बाह्य बचतें। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो जाना, गवर्नमेंट ने रेलवे लाइन डाल दी है, मालगाड़ी सीधे फैक्ट्री के पास आती है, रेल अगर डायरेक्ट फैक्ट्री के पास आती है, सड़कें बना दी है, ट्रोले डायरेक्ट फैक्ट्री के पास आते हैं, है ना। तो ये सुविधाएं बाह्य तरफ से विकसित होती हैं, इसलिए, और इनका लाभ है ना उस एरिया में जितनी फर्म है ना सबको समान रूप से मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। आंतरिक बचतें केवल फर्म को ही प्राप्त होंगी जो फर्म अपने पैमाने का विस्तार करती है, दूसरे को नहीं मिलेंगी। बाह्य बचतें अर्थात ये बाह्य जो सुविधाएं हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, रिसर्च वगैरह की, ये सारी सुविधाएं सभी फर्मों को प्राप्त होंगी, और ये बाहर से प्राप्त होती हैं, फर्म के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, इसलिए इसे बाह्य बचतें कहते हैं। ये बाहरी सुविधाएं, फर्म को जो फायदे होंगे वो आंतरिक है, फर्म के द्वारा। नेक्स्ट है घटते प्रतिफल के कारण। ऐसा क्यों होता है कि ये यहाँ पर प्रतिफल घटने लग जाते हैं? इसमें जब हम लार्ज स्केल पर, बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन चालू कर देते हैं, तो यहाँ पर मैनेजमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कंट्रोल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मिसमैनेजमेंट होता ही है, कुशलता की कमी आती है। लेबर जो होते हैं ना वो यूनियन बनाने लगते हैं, जब बहुत ज़्यादा लेबर हो गए यूनियन बनाने लगते हैं, बार्गेनिंग करते हैं अपनी वेजेस के लिए, मजदूरी के लिए बार्गेनिंग करते हैं, अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़तालें करते हैं। इस तरह की कई समस्याएं पैदा होती हैं। यहाँ हमने लिखा है कि प्रबंधन, समन्वय, नियंत्रण में कठिनाइयाँ, कुशलता की कमी, ये बड़े पैमाने की अमितव्ययताएँ हैं, डिसइकोनॉमीज़ हैं, है ना। जब बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है और यदि हमें इतना कंट्रोल हम नहीं कर पाते हैं तो यहाँ हमें घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और पैमाने के प्रतिफल में क्या अंतर है। इसको हमने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि हम दोनों पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम और पैमाने के प्रतिफल क्या डिफरेंस है। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल से संबंधित है, पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित हैं। दूसरी बात, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में कुछ साधनों को स्थिर रखकर केवल परिवर्तनशील साधन अर्थात श्रम की इकाइयाँ ही बढ़ाई जाती हैं, जबकि पैमाने के प्रतिफल में सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाया जाता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में साधनों का अनुपात बदलता रहता है, जबकि पैमाने के प्रतिफल में साधनों का अनुपात स्थिर रहता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की 3 अवस्थाएं हैं, बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल और ऋणात्मक प्रतिफल, एमपी नेगेटिव होता है। यहाँ पर 3 अवस्थाएं होती हैं पैमाने के प्रतिफल में, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते या ह्रासमान प्रतिफल। ये इन दोनों में अंतर है। ये हमारा जो टॉपिक था पैमाने के प्रतिफल, इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।